तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन लेक्चर करने वाले हैं। कम समय में आपको कंसाइज वे में पूरा का पूरा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, तो भाई पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। और ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहा है, यह नोट्स मैं आपको बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट में अपने टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हूँ, आप मैंने अपलोड कर रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे सॉल्ट्स के बारे में समझाया है ना। सॉल्ट्स दो टाइप के होते हैं हमारे, एक होता है हमारा डबल सॉल्ट, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हम इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें सीखना होता है। जैसे तुम्हारे सामने ये एक दिख रहा है K4FeCN6, यह गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ना। इसका नाम क्या है, नाम भी आगे हम पढ़ना सीखेंगे, देखना उसको ध्यान से। यह जो है ना हमारा, यह क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। देखो, ये जो बाहर तुमको एक स्फीयर दिख रहा है ना, जहाँ पे K4 लिखा हुआ है, इसको आप बोलते हो आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हो आप? आयोनाइजेशन स्फीयर। और एक बड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स अंदर रखा हुआ है, इसका जो स्फीयर दिख रहा है, इसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सबसे पहले देख लो कि जो बड़ा सा स्फीयर दिख रहा है, इतना बड़ा सा, उसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो उसके बाहर है, उसको क्या नाम होता है? इसका नाम होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, यह जो कॉम्प्लेक्स अंदर बड़ा पड़ा है हमारा, इसमें दो चीजें, यह एक ये हुआ, इसका नाम होता है क्या भाई? इसका नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आगे बोलूंगा CMA। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन हो गया आपका? जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, हमेशा इसकी पोजीशन यही रहेगी। और यह जो दिख रहा है आपका CN दिख रहा है जो ना, इसको आप बोलते हो लिगेंड। क्या बोलते हो आप? लिगेंड। लिगेंड क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी तुम देखो कि इसको तो हमने बोल दिया क्या, सेंट्रल मेटल एटम। और यह जो हो गया CN, यह क्या हो गया? लिगेंड। और ये जो नीचे नंबर लिखा गया है ना, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल छोटा सा इसका रिप्रेजेंटेशन है, तुमको भूलना नहीं है। दो स्फीयर होते हैं, बाहर वाला स्फीयर को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, अंदर वाले स्फीयर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें जो अंदर होते हैं, यह जो हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम, और यह जो हो गया हमारा लिगेंड, और यह हो गया नंबर ऑफ लिगेंड। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है, नीचे आते हैं। अब देखो, लिगेंड को समझते हैं कि लिगेंड होता क्या है। यह जो हमारे सामने लिगेंड दिख रहा है ना यहाँ पे, CN क्या है? एक लिगेंड है। कैसे पता कि लिगेंड है? पहली बात तो इसके ऊपर एक लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोन पेयर। इस लोन पेयर को यह सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के किसी को डोनेट करता है। और किसको डोनेट करेगा? जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल खाली होता है। यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम MX क्या है हमारा? सेंट्रल मेटल एटम। तो यह सेंट्रल जो यह तुम्हारा कोऑर्डिनेशन है, यह क्या करेगा, अपने लोन पेयर को, जो आपका लिगेंड है, अपने लोन पेयर को इस सेंट्रल मेटल एटम को देगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो आप इसको क्या बोलोगे? लिगेंड बोलोगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब देखो, लिगेंड को हम ना किसी किसी बेसिस के बेस पे इसको हम क्या क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको हम चार्ज के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। तो इस बेस पे तीन टाइप का होता है, न्यूट्रल, एनायनिक और कैटायनिक। न्यूट्रल, एनायनिक और कैटायनिक। अब देखो, न्यूट्रल भी हमारे कुछ होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक कुछ एग्जांपल्स होते हैं। आई होप कि आपको याद होंगे। नहीं याद होंगे तो तुम मेरे टेलीग्राम से ले लेना, ट्रिक मैंने वहाँ पे दी है, तुम वहाँ से याद कर लोगे। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब देखो, डेंटिसिटी क्या होती है ना, कि यह जो लिगेंड है आपका, ये जो लिगेंड है, वो कितने लोन पेयर को दे रहा है। अगर अपने बगल वाले सेंट्रल मेटल एटम को एक ही लोन पेयर को दे रहा है, तो इसको आप बोलोगे कि भैया ये मोनोडेंटेट है। क्या बोलोगे? मोनोडेंटेट। अगर ये जो लिगेंड है दो लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा हो, तो उसको आप बोलोगे बाईडेंटेट। अगर दो से ज्यादा लोन पेयर को अगर दे रहा है, तो आप बोलते हो उसको पॉलीडेंटेट। एक चीज यहाँ पे और हम आपको बताते हैं, फोन नंबर लिख लो। एक होता है ना एम्बी डेंटेट। क्या होता है? एम्बी डेंटेट। अब भाई एम्बी डेंटेट क्या होता है? एम्बी डेंटेट का मतलब होता है ना, कोई एक ही कंपाउंड हो, उसके एक कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट अपना लोन पेयर को दे रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्बी डेंटेट। जैसे साइनाइड, साइनाइड जो है तुम्हारा CN, यह एक एम्बी डेंटेट होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर होता है, यह भी अपना लोन पेयर दे सकता है सेंट्रल मेटल को। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और यह भी अपना लोन पेयर दे सकता है। तो कंपाउंड तो हमारा साइनाइड है, एक ही कंपाउंड अपने अलग अलग एलिमेंट से लोन पेयर को देता है, तो उसको आप बोलते हो एम्बीडेंटेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? थर्ड पॉइंट को हम समझते हैं अगली स्लाइड पे। देखो, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? द बेसिस ऑफ डोनेटिंग, या तो एक्सेप्टिंग आप किसके? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बेस पे हम इसको दो भाग में क्लासीफाई करते हैं। पहले को बोलते हैं हम क्लासिकल, जो आपको नहीं पढ़ना है। दूसरे को बोलते हैं हम नॉन क्लासिकल, जो कि कंपटीशन लेवल के बेस पे यह क्वेश्चन आपसे बनते हैं। बोर्ड में आए क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन समझ लो एक बार। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो एक उसकी क्लासिफिकेशन हो गया, और पाई एसिड अगर डोनेट करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन एक हो गया।
अब देखो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो कि हमने आपको पीछे समझा दिया। किसको बोलते हैं, एक कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट अगर आप लोन पेयर देते हैं। देखो जैसे साइनाइड हो गया, एनसी मतलब कि आइसोसाइनाइड बोलते हैं, SCN, NCS। तो यह एग्जाम्पल तुमको बता दे रहा हूँ कि इसको तुम याद कर लेना। ठीक, इतना एनसीईआरटी में उतना यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो चिलेटिंग लिगेंड एक चीज होती है, चिलेटिंग लिगेंड। पहले इसको पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ कि दीज आर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स विच बाइंड टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। अच्छा तुम ये बताओ कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स था ना, जो हमारा ऐसे था, एक बाहरी स्फीयर था जिसको हम बोलते थे आयनाइजेशन स्फीयर। बड़ा वाला जो था उसको हम बोलते थे क्या, जल्दी बताओ, उसको हम बोलते थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक तो सेंट्रल मेटल एटम था, उसके अलावा लिगेंड था। तो एक बात तुम ध्यान दे दो कि भैया सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज एक ही होगा, सेंट्रल मेटल एटम हमेशा एक ही होगा, लिगेंड अलग अलग हो सकते हैं। तो जब सेंट्रल मेटल एटम एक है और बहुत सारे लोन पे उसके पास आ रहे हैं, तो तुम सोचो एक यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है और बहुत तरह से इसके पास क्या लोन पेयर आ रहे हैं, बहुत जगह से लोन पेयर। तो भाई इसके पास तुम सोच सकते हो क्या एक रिंग बन सकती है, क्या बन सकती है, रिंग बन सकती है। और उसी रिंग को हम बोलते हैं चिलेट रिंग। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर चिलेट रिंग को बनाता है तो वही इसलिए बनाता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उस केस में बढ़ जाती है। तो कभी भी तुम चिलेट रिंग का अगर यूज करना, चिलेट लिगेंड का यूज करना, तो बोलना कि वह इसलिए बनता है नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। जैसे चिलेटिंग रिंग ज़्यादा होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ चिलेट रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो इसको तुम मत भूलना। एग्जाम्पल एक यहाँ पे ध्यान देना, EDTA जो कि हेक्साडेंटेट होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ कैसा होता है हेक्साडेंटेट। मतलब यह क्या करता है, 6 लोन पेयर को देता है। उसमें से 4 देता है तुम्हारा ऑक्सीजन से, 2 देता है नाइट्रोजन से। चलो आगे आते हैं। अब आगे जो पढ़ना है तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, क्या नाम है इसका, वर्नर थ्योरी। ठीक, तो वर्नर थ्योरी जो हमारी है ना भाई, इसमें बारे में देखो, ये शो करती है टू टाइप ऑफ द वैलेंसी। तो वर्नर थ्योरी बताते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो दो प्रकार की वैलेंसी को शो करता है। पहले को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। दोनों की हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, यह इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वही प्राइमरी वैलेंसी होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मुझे पता करना हो तो वह होती है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। नेक्स्ट पॉइंट कि यह जो होती है वेरिएबल होती है, कौन, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी नॉन वेरिएबल होती है। प्राइमरी जो होती है सेटिस्फाई करती है अनायन के द्वारा, और यह करता है कौन, लिगेंड के द्वारा। आयोनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। यह नॉन डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल होती है। ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको डॉटेड लाइन से, इसको हम करते हैं सॉलिड लाइन से। नीचे देखो लिखा गया है, यह देखो हमारे सामने क्या है, COCl3 4NH3। यह रहा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं इसको इस प्रकार में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिसको आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स फार्मूला। कैसे, CONH3 का होल 4Cl2 और बाहर एक हमने Cl कर दिया। देखो इसको मैं बताता हूँ। देखो CO क्या है तुम बताओ, सेंट्रल मेटल एटम, CMA है। इसके अलावा जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होंगे सारे क्या होंगे, लिगेंड होंगे। सारे क्या होंगे, लिगेंड। कितने लिगेंड है यहाँ पे, 2 दिख रहे हैं ना। NH3 कितना, NH3 का होल 4 और Cl2 2 दिख रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा क्या, लिगेंड। और बाहर है जो दिख रहा है ये क्या होगा तुम्हारा आयोनाइजेशन स्फीयर। अब देखो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक तो हो गया बीच का सेंट्रल मेटल एटम। इसको देखो 1 2 3 4, 4 अमोनिया, 4 अमोनिया, इसको क्या दे रहे हैं, लोन पेयर। और कौन दे रहा है, 1 2 2 2, इसमें से क्या दे रहे हैं, 1 2 3, इसमें से 3 जो है ना ये क्या दे रहे हैं इसको, क्लोरीन को। समझे। तो यह क्या होगा, जो डॉटेड लाइन तुमको दिख रही है, कितने डॉटेड, 3 डॉटेड लाइन दिख रही है जो कि तुमको प्राइमरी वैलेंसी को बता रही है, और 6 तुमको सॉलिड लाइन दिख रही है जो कि तुमको सेकेंडरी वैलेंसी को बता रही है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। और रिवीजन कर रहे हैं तो भाई ऐसा मत कुछ जज करना कि भैया थोड़ा सा और समझाओ, थोड़ा सा और समझना हो तो उसके लिए डिटेल लेक्चर आपके लिए पढ़ा हुआ है। आगे आओ, अगली चीज़ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है, यहाँ पे तुमको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। सिंपल देखो, तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हो। अगर कभी हाइब्रिडाइजेशन 2 आता है ना हमें काटने के बाद, तो उस पर हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, तो वही होता है। 3 आता है तो बोलते हैं sp2। 4 आता है तो उसको बोलते हो आप sp3। और sp3 बनने की 2 केस हो सकती हैं। अगर sp3 है तो वह स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल कब होगा, जब उसमें पेयरिंग नहीं होगी। sp3 अगर पेयरिंग हो जाए तो कैसा बन जाएगा, dsp2। 5 अगर है तो dsp3 भी हो सकता है और sp3d भी हो सकता है। 6 है तो यह sp3d2 और d2sp3 दोनों हो सकता है। देखो d2sp3 कब बन रहा है, जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रही है, पेयरिंग। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो स्पिन कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल तुम यहाँ पे देख लो। NiCl4-2 कैसा है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसके ऊपर है, जल्दी बताओ। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, मतलब कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है। अब देखो यहाँ पे
NiCN4 का होल 4। तो यह देखो जो है ना यहाँ पे DsP2 आ गया। कैसा स्ट्रक्चर बन गया? स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पेयरिंग हो गई। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो Cl4 लगा है ना, Cl4, यह एक हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाता है, जबकि यहाँ पे जो Cn लगा हुआ है, Cn या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगते ही क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है। तो तुम समझ रहोगे बात को। ये एग्जाम्पल है, तुम एक बार देख लेना इसको। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या इसका स्टेटमेंट हो सकता है? इट इज कम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द यूज ऑफ इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तब क्या बोलते हो? उसको DsP3 बोलते हो, इसको आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हो। द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल हाइब्रिड sp3। देखो, अगर तुम सिंपल हाइब्रिडेशन निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है? sp3d2 आ रहा है। लेकिन अगर उसमें पेयरिंग हो गई, कब होगी पेयरिंग? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा बगल में, तब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी। तो कैसा हो जाएगा? sp3d2 से क्या बन जाएगा? d2sp3 बन जाएगा। मतलब डी क्या आ जाता है? पहले आ जाता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो होता है, यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, सारे स्टेटमेंट को इसको हम पढ़ ही देते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सारे स्टेटमेंट को हम पढ़ देते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल इनटू द डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड ऑफ द लिगेंड इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कैसे? जैसे डी, जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है, उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। कैसे? दो हमारे होते हैं एक्सियल, तीन होते हैं नॉन एक्सियल। तो जो एक्सियल और नॉन एक्सियल होते हैं ना, अगर देखो यहाँ पे देखो, तो जो हमारा दो होता है, दो, उसमें से dx² - y² dz², इसको आप बोलते हो T2g। किसको? dx² - y², और किसको? dz² को आप बोलते हो T2g। कितने बचे? 3, dxy dyz dzx। यह जो होते हैं, ये होते हैं हमारे ईजी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? ये होते हैं हमारे, नहीं, ये जो ऊपर वाले थे ना, ये थे हमारे ईजी, और नीचे वाले क्या है? T2g, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल तो है भाई। तो अब ये हो गया हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा ओ बोलते हो आप। और वीक फील्ड लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स विच कॉज द स्मॉल डिग्री ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। उसमें से कौन कौन से? I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव। ये आपका ऑक्सिलेट आयन हो गया या H2 हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग होगी। इजी है। और यह तो तुमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो तुमको सिंपल याद ही रखनी होती है। सिंपल तुम याद रख लो कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर आते हैं, जिनकी कम होती है वो हमारी आते हैं वीक फील्ड के अंदर। तो इससे काम चल जाएगा तुम्हारा। चलो आते हैं अब आगे। आगे तुमको पढ़ना है आइसोमर के बारे में। आइसोमर में एक स्ट्रक्चरल पढ़ोगे, एक पढ़ोगे स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल में तुम्हारे होते हैं कितने? 4। आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। तो आयोनाइजेशन में क्या होता है कि सम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट गिव डिफरेंट आयोनाइजेबल स्पीसीज ओनली अनायन। कैसे होते हैं? ओनली अनायनिक होते हैं। जैसे हमारे सामने ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें मैं क्या कर दूं, Cl को मतलब यहाँ पे Cl पहले यहाँ पे अंदर था, अब Cl को बाहर करके Br2 को अंदर कर सकता हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? आयन में चेंज कर रहा हूँ। इस चीज़ को आयनाइजेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन, अब देखो पानी को अंदर बाहर करेंगे। यहाँ पे 6 पानी अंदर था, 3 Cl अंदर है, अब बाहर है। तो 6 पानी में से मैं क्या करता हूँ? 5 पानी को अंदर रख देता हूँ और 1 पानी को बाहर करता हूँ। भले 3 Cl अंदर था, आज 1 Cl को अंदर कर देता हूँ, क्योंकि हमको अंदर अंदर हमको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना कन्फर्म कंपल्सरी है। लिंकेज में क्या करते हो? लिंकेज में तुमको एम्बीडेंटेड लिगेंड देखना। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो तुम बोल देना भैया ये लिंकेज है। कोऑर्डिनेशन में हम क्या करने होते हैं? कोऑर्डिनेशन में अगर अंदर बहुत सारे अगर तुम्हारे पास लिगेंड बने हुए हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे तुम बोल देना देखो आइसोमर हैविंग बोथ एनायन एंड कैटायन। एनायन और कैटायन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इंटरचेंज पोजीशन एज वेल लिगेंड। मतलब अगर हम लिगेंड की पोजीशन को अंदर चेंज कर रहे हैं इधर उधर, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। लास्ट पार्ट जो तुम्हारा स्टीरियो आइसोमर है, इस वाला पार्ट को तुम याद कर लो, तुम समझ लो। देखो आइसोमर के लिए हम इतना तुम अगर पढ़ लेते हो, जिसका तुमको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ पढ़ाना है ही नहीं, ऐसा नहीं कुछ समझना, तुमको यहाँ पे याद करने वाली चीज़, पूरी पूरी चीज़ याद करनी। जैसे अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर तुमको बतानी है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रही है, दो केस बनेगा, एक टेट्राहेड्रल एक स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में अगर Ma4 मतलब कि एक मेटल है और उसके साथ जो लिगेंड लगा हुआ है 4 है ना, सेम लिगेंड 4 बार है, तो वहाँ पे कोई GI नहीं होगा। अगर हम क्या कर, एक मेटल ले लिया और A2B मतलब कि सॉरी A2B, हाँ A3B तो 3 हमारे सेम है, एक B अलग है, तो इस केस में BGI नहीं होगा। तो तुम ऐसे याद करोगे। अगर याद कर लेते हो इसको, देखो अगर इस वाले स्लाइड को याद कर लेते हो तो तुम्हारा आइसोमर का टेंशन खत्म है। ठीक है ना? तो हमने वीडियो बहुत कम समय बनाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कंटेंट नहीं दिया, कंटेंट तुम्हारा पूरा है। लेकिन हाँ, रिवीजन के लिए ही यूज करना है। अगर कोई पहली बार ही देख रहा है वीडियो को, तो पहले तुमको स्किप करना था, यहाँ तक नहीं आना था, और तुम कर भी चुके होगे। यहाँ तक कोई वीडियो देखा है तो वही देखा होगा,
जिसने एक बार चैप्टर को बेहतर ढंग से वन शॉट को डिटेल में पढ़ चुका है उसके लिए।